हेलो एवरीवन। अप्रैल 2024 में यूपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट आता है और मेरे फ़ोन पर एक कॉल आता है। एक सुमित नाम का शख्स, जिसे मैं जानता तो था पर मिला नहीं था कभी। सुमित भाई कहते हैं, कृपा भाई मेंस की तैयारी साथ में करते हैं। पुणे में 2 जून की रोटी के लिए 4 पैसे की नौकरी करता हुआ मैं उनको कहता हूँ, यार इसके लिए तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। खैर मैं सोच के बताता हूँ। 26 अप्रैल 2024 को मैं जॉब छोड़ता हूँ और 2 महीने का नोटिस पीरियड शुरू हो जाता है। मैं सुमित भाई से कहता हूँ, शहर हम डिसाइड करते हैं, प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं ये यूपीएससी को डिसाइड करने देते हैं। शहर का चुनाव होता है और लखनऊ पर बात आके रुकती है। मुंशी पुलिया के इर्द गिर्द इंदिरा नगर का सेक्टर नंबर 13 हम फ्लैट भी देख लेते हैं। सौभाग्य से हम दोनों का प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाता है और 1 जुलाई 2024 से हम साथ में तैयारी शुरू कर देते हैं। खैर इससे पहले हर बार की तरह मैं अपने पर्सनल मोनोलॉग में कैरिड अवे हो जाऊं, आई वेलकम द मैन ऑफ द मोमेंट सुमित भाई, जिन्होंने हमारी इस जर्नी की लाज रखते हुए मेंस 2024 को क्लियर किया है। और छोटे शहर में रह के बगैर हज़ारों रुपए खर्च किए, बगैर किसी कोचिंग के कोई कैसे यूपीएससी मेंस को फोड़ सकता है, ये बात इन्होंने सिद्ध किया है। और हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाले हमारे छोटे भाई उत्कर्ष भी हैं। ये भी हमारे साथ ही रहते थे। हालांकि इनका ज़्यादा टाइम जिम में और थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम अपने संगीत के रियाज में ही जाता था, बट एनीवेज प्रिपरेशन तो ये भी कर रहे थे। आज का सेशन उत्कर्ष ही मॉडरेट करने वाले हैं। सो उत्कर्ष, यू कैन टेक ओवर हम्म। फ्रॉम हियर। ओके, तो अ वेरी प्लीजेंट इवनिंग। हम लोग ये सेशन इवनिंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं कृपा भैया और सुमित भैया दोनों लोग का जूनियर रहा हूँ किसी न किसी टाइम पे। कृपा भैया मेरे क्लास ट्वेल्थ के सीनियर थे और भैया को मैंने हमेशा स्टेज पर भैया को मैंने बोलते हुए सुना है और हमेशा मैं ऑडियंस में रह के ताली बजाते हुए मैं अपने आप को देखा हूँ। बट इवेंचुअली आज भैया के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अभी मैंने 2-3 महीने पहले मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन मैंने शुरू करी सुमित भैया को, कृपा भैया को देखकर। और मैं भैया लोग के टच में पिछले बहुत टाइम से हूँ। कृपा भैया को मैं पिछले 5-6 साल से जानता हूँ। कृपा भैया मेरे ट्वेल्थ में सीनियर थे और सुमित भैया को भी मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, तो मैं दोनों लोग की जर्नी को मैं बहुत पहले से देख रखा हूँ। तो इस वीडियो का जो मेन मोटो ये है कि हमने एक अपने इंस्टाग्राम पे एक ईमेल डाला था। तो ईमेल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम कंपाइल करके एक इस वीडियो के फॉर्मेट में हम लोग आंसर देना चाहते हैं। तो मैं कृपा भैया से और सुमित भैया से दोनों लोगों से प्रिपरेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। जो कि क्वेश्चंस जब भी कोई प्रिपेयर करने जाता है तो उसके दिमाग में होता है, क्योंकि मैं भी जब प्रिपरेशन शुरू कर रहा था तो सुमित भैया का और कृपा भैया का दोनों लोग का बहुत ज्यादा गाइडेंस था, तो मुझको बहुत जगह भटकना नहीं पड़ा। तो भैया ने बोला कि हम एक यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और उसमें तुम ये काम करना है कि इस चीज को हम लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचाएं, जो हमने नॉलेज गेन करी है हम लोगों तक पहुंचाएं कि लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, जो जो जिन प्रॉब्लम्स का सामना भैया लोगों ने किया था। तो तो अभी सुमित भैया हैं, हम सुमित भैया से बात करते हैं और फिर मैं अपना ये क्वेश्चंस की जो लिस्ट जो मैंने प्रिपेयर की है, 5-6 क्वेश्चंस की लिस्ट, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर। सुमित भैया। सभी को नमस्कार और धन्यवाद कृपा भाई को इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मतलब वीडियो जब आप शुरू करते हैं तो लगता है कि हाँ मतलब अब अच्छा हो ही जाएगा। और हम्म। उत्कर्ष को भी धन्यवाद कि इस मुहिम में बच्चों को अवेयर करने की मुहिम में आप हमारे साथ जुड़े हैं। कृपा भाई के लिए दो लाइन कहूंगा फिर बात शुरू करूंगा कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। वाह तो वाह। कृपा भाई की क्या बात है। रोशनी लुटाने से की जो तबीयत है, जो उनका अंदाज है, उनकी रोशनी से हम सभी रोशन हुए हैं। पर्सनली मैं बहुत रोशन हुआ हूँ, जिस मेंस प्रिपरेशन की बात अभी हो रही है कि लखनऊ में हमने मेंस प्रिपरेशन साथ में शुरू किया, तो इनकी रोशनी में ही वो प्रिपरेशन शुरू हुआ। साथ में हमने प्रैक्टिस करी और साथ में हमने पढ़ने के तरीके अलग अलग खोजे, रिवीजन किया, टेस्ट्स लिखे। कैसे करा ये मीनवाइल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और क्या करा ये भी डिस्कस करेंगे और ये भी बातें करेंगे कि हमारे इस जर्नी से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको और क्या फायदा हो सकता है, क्या टेक अवेज उनके लिए हो सकते हैं। ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहले तो बाकी लोग को थैंक यू भी बोलता हूँ जिन्होंने विश किया मेंस के बाद। बट मैं जहां तक मानता हूँ कि मेंस में बहुत ज्यादा रोल लक का भी आपका होता है। कभी कभी आपसे बेहतर और आपके जितने ही काबिल लोग होते हैं आपके आसपास, जिनका नहीं हो पाता है, तो उनके न होने की
का दुख जो है आपके होने की खुशी को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देता है। यही मलाल रहेगा यूपीएससी से, मेंस से। और बाकी जिंदगी है, चलती रहती है। तो इस पे आगे बात करेंगे ही। बाकी हम्म। जैसे कहते ही हैं कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो आगे बहुत सारे इम्तिहान हैं, सबसे नजदीक तो इंटरव्यू का इम्तिहान है, फिर जिंदगी का इम्तिहान तो बना ही हुआ है। चलिए शुरू सही बात। करते हैं अपने जर्नी के बारे में सुमित बात भैया कि आपको सुमित भैया आपको इंटरव्यू के लिए बहुत सारा गुड लक। आई होप कि आपका लिस्ट में इस बार नाम आ जाए। हाँ तो यार, अभी मतलब मैं एक जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहे थे, या जब हम लोग लखनऊ में भी गए थे, तो हम लोगों ने हम्म। हमको ये पता नहीं था कि ये जो लखनऊ का जो 3 महीने का जो पीरियड है, इसको जब हम लोग भविष्य में कभी पीछे मुड़ के हाइंडसाइट में देखेंगे तो इसको किस तरह से देखेंगे। लेकिन वो जो ब्राइट फ्यूचर लाइब्रेरी के बगल में वो जो अवस्थी भाई के चाय की टपरी की दुकान पे जो हम लोग बैठते थे, तो मैं यही कहता था यार, ये जो प्रयोग हम लोगों ने जिंदगी में किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्रयोग से कुछ हासिल ना हो। तो ये मुकम्मल सही हासिल बात है। नहीं हुआ, दोनों लोग का नहीं क्लियर हुआ, लेकिन सुमित भाई का क्लियर हुआ। ये इससे इस बात को मजबूती मिलती है कि जो हम लोग कर रहे थे, कम से कम वो स्ट्रेटजी में कोई कमी नहीं थी। हो सकता है मैंने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, या जो मुझे लगता था कि मैंने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है वो यूपीएससी की नज़र में अच्छा नहीं था। तो कम से कम सुमित भाई के सिलेक्शन से इस बात को की पुष्टि मिलती है कि इट इज़ वर्किंग, एंड you don't need to pay thousands of rupees to get enrolled into a coaching institution to get mentored by top professionals, but you can clear by sitting in a tier 2 or tier 3 city in India, and you can crack this examination. तो इस प्रोसेस ने हमें अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये सिखाया है। बिल्कुल। बाकी उत्कर्ष बताइए, आपने जो भी क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं, हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। भैया तो सारे क्वेश्चन से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके दिमाग में ये डार्क यूपीएससी ये नाम आया कैसे? डार्क यूपीएससी मतलब सुन के ही डार्क लग रहा है। और यार डार्क में भी के नहीं सी है लास्ट में, तो इसका नाम आया कैसे है डार्क यूपीएससी का आपके पास? यार मैं हम लोग ऐसे ही मतलब लखनऊ में बैठते थे, तो कभी दुनिया भर की बातें होती थी। तो ऐसा लगता था कि यार ये जर्नी जो है, यूपीएससी की जर्नी बहुत डार्क है, मतलब इसमें देखा जाए तो लाइट कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें लाइट। लेकिन जब हम लोग प्रिपरेशन साथ में करते हैं, जब तैयारी साथ में होती है, और जब चीज़ें यूरेका मोमेंट कभी कभी होता है ना, कि यूरेका मोमेंट आता है कि नहीं नहीं ये समझ में आ गया, अच्छा ये आंसर राइटिंग ऐसे करना है, इंट्रोडक्शन ऐसे देना है, तो उसमें समझ में आता है कि डार्कनेस तो है, नो डाउट। चाहे वो यूपीएससी में हो चाहे लाइफ में हो, डार्कनेस तो है, लेकिन एट द एंड ऑफ अ टनल एक लाइट भी है। तो डार्कनेस में DARK वाला नहीं, वो DARC वाला है। इट मीन्स वी हैव रीडिफाइंड डार्कनेस इन अवर ओन वेज, और हमने अपनी क्या बात डार्कनेस है। की परिभाषा दी है। बाकी सुमित भाई क्या अगर बात इसमें है कुछ ऐड करना चाहे। भैया। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो नो डाउट कि यूपीएससी की जर्नी जो है डार्क है। ये हम्म। यूपीएससी हर स्टेज में प्रूव करती है कि डार्क है। 10 लाख लोगों में से सिर्फ 14,000 लोग 14,000 दिए रोशन रह पाते हैं शुरू में। फिर 2,500 से 3,000 दिए फिर रोशन रहते हैं, बाकी के दिए यूपीएससी बुझा देती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें अभी कितना तेल बाकी था। लेकिन फिर एक उम्मीद, फिर एक वो जो जलते रहने की जो चाहत है, वो नहीं मारी जा सकती। और उन्हीं जलते रहने की चाहतों को हम मुकम्मल जिंदगी देने के लिए इस प्लेटफॉर्म को हमने बनाया है, ताकि हम लाइक वो डार्क प्रिपरेशन जर्नी को किस तरह से DARK से के हटा के DARC सी लगाएं, और इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो बेसिकली डार्क यूपीएससी प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपना जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो रास्ते हमने अपनाए हैं प्रिपरेशन के दौरान, जो पार्शियली सफल भी हुए हैं, और जो आई हैव नो डाउट कि अगले साल ज्यादा और बेहतर हो जाएंगे कृपा भाई के पॉजिटिव रिजल्ट के साथ। तो इस जर्नी में हम बाकी लोगों को भी साथ लेना चाहते हैं। जो मेथड्स हम दोनों लोग मिलके खुद ही हमने बनाया है और खुद हमने फॉलो करा है, हम्म। वो सबके साथ बांटना चाहते हैं। तो बेसिकली डार्क यूपीएससी वही प्लेटफॉर्म है बिल्कुल इस भैया। डार्क जर्नी को में थोड़ा सा मतलब हम लोग का अपना इनपुट देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे भैया। भैया तो अब हम इस क्वेश्चन के बाद अब हम रियल क्वेश्चंस पे आते हैं और शुरू करते हैं। भैया आप लोग अपना एक्सपीरियंस, जो रियल एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करिएगा, जो कि मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा भैया। तो पहला क्वेश्चन ये है भैया कि ईमेल पे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यूपीएससी प्रिपरेशन अगर मैं आज से शुरू करता हूँ
तो मुझको एटलीस्ट कितना टाइम लगेगा, मतलब कि 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 1.5 साल। कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि मैंने 6 महीने में निकाल दिया, कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि हमें 5 साल लग गया। तो एक एस्टिमेट टाइम जिसके लिए हमको अपने दिमाग को प्रिपेयर करके रखना हो कि हमको इतने टाइम तक फोकस करना है अपनी लाइफ पे, और पर डे हमको कितने नंबर ऑफ आवर्स निकालने होंगे। ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि नंबर ऑफ आवर्स पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, बट एक एस्टिमेट भैया हम जानना चाहते हैं कि आप लोग अपनी जर्नी में इसको कैसे लेके आए थे भैया। क्योंकि कुछ लोग हमारे में से वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं हूँ भैया। तो हमें ये जानना था कि भैया कि एस्टिमेट नंबर ऑफ टाइम हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको देना पड़ेगा यूपीएससी को। आप भैया बता सकते हैं आप लोग। सुमित भाई। हाँ, तो जैसा कि हम नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ आवर्स की बात करते हैं, तो देखिए जैसे जी हर भैया। आदमी की कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज, सर्कमस्टांसेस, बैकग्राउंड और कहीं ना कहीं आईक्यू डिफरेंट होता है। हम्म। तो हर आदमी को हम्म। इस जर्नी में लगने वाला समय अलग हो सकता है, इस जर्नी में लगने वाले नंबर ऑफ आवर्स अलग हो सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स बीच में होते हैं। लेकिन अगर एवरेज या जनरल बात किया जाए तो यूपीएससी हम्म। एग्जाम को आप किस तरह से अप्रोच करते हैं ज्यादा डिपेंड इस पे करता है कि आपको कितना समय लगेगा। एक जो कन्वेंशनल हम्म। रास्ता है कि आप किसी कोचिंग सेंटर में जाएं या फिर बेसिक से एकदम सिक्स एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू करें और किसी कोचिंग सेंटर में जाएं, वहां उनके क्लासेस करें, तो ये वाला जो रूट है इसमें थोड़ा लंबा समय लग जाता है, इसमें पैसा भी बहुत लग जाता है और इसमें गारंटी हम्म। इसमें भी नहीं है कि आपका हो जाएगा। एक जो हम्म। दूसरा रास्ता है जिसे वर्किंग प्रोफेशनल्स या मेरे जैसे लोग जिनके पास बहुत कम समय होता है यूपीएससी प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने में, जैसे मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 4 महीने के टाइम में दिया था, कृपा भाई ने अपने सारे हम्म। अटेम्प्ट्स वर्किंग प्रोफेशनल रहते हुए दिए हैं। तो हम जैसे लोगों के पास, हम लोग इतना टाइम और इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोचिंग कर पाए। कोचिंग बहुत बुरा नहीं है, लेकिन कोचिंग जो है आपका टाइम और पैसा लेगा, और आप इसका अल्टरनेटिव भी बहुत सारा है जिससे आप ये कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि अगर जो हम्म। दूसरा वाला रूट, जो रूट हम सजेस्ट करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इसमें पांच हम्म। महीना बहुत है प्रीलिम्स को अप्रोच करने के लिए और क्लियर करने के लिए। और अगर और जनवरी से इसका भी भैया, स्टार्ट करते हैं जी मैं सॉरी भैया बताता हूँ। इंटरप्ट करने के लिए, भैया मतलब मैंने आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से देखा था। इनिशियली भैया आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे दिसंबर तक, दिसंबर 2022 तक। और आपने जो हम्म। 2023 का जो प्रीलियम्स आया हुआ था जो कि बहुत हार्ड था, आपने 5 महीने की हम्म। प्रिपरेशन में निकाल दिया था, और आपने स्टोरी हम्म। लगाई थी तो मैंने रिप्लाई करा था, हम लोग बहुत खुश थे। हम्म। तो वही मैं हाँ कहना भैया। चाह रहा हूँ कि जो रास्ता हमने अपनाया, जो रोड मैप मैंने अपनाया खासकर, और जो हम्म। स्ट्रेटेजीज रखी, जो 80-20 का रूल लगाया कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कि जो जो पढ़ना है उसको कितनी बार रिवाइज करना है, किस सोर्स से पढ़ना है, ये सब चीजें ही मैं शेयर करूंगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जो हमारा अगला वीडियो आएगा 2025 के लिए, स्ट्रेटेजी वाला वीडियो आएगा प्रीलिम्स के, उसमें डिटेल पे हम्म। इसी की बात बात होगी और डिटेल में हम बताएंगे कि हमने क्या किया और 2025 तक कैसे हम आपके साथ रहेंगे और आपको फॉलो करवाएंगे ये चीजें। तो ये ओके भैया। प्लान है हाँ अपना इस मतलब प्लेटफॉर्म इसमें के मैं थ्रू, इसमें ठीक भैया। है भाई। एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। जैसे सुमित भाई ने बात करी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो वो एक कन्वेंशनल रूट है, हमारी जर्नी कुछ और है। देखिए हर, जैसे कि सुमित भाई ने बोला, हर किसी की जर्नी अलग है। हर किसी की ज़िंदगी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, जिसके जो वेरिएबल्स हैं, जिसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सबके लिए अलग अलग है। तो वो हर किसी को मतलब एक एक फिक्स्ड रूट नहीं होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दिक्कत क्या होती है कि आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन होता क्या है कि हम्म। आपने एक एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, तो ज़रूरी तो है नहीं कि उसमें जो सारे सब्जेक्ट्स के जो सारे टीचर्स हैं वो सभी सब्जेक्ट्स जो है उसी एफिशिएंसी के साथ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट डील करता हो सकता है एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक सब्जेक्ट बढ़िया हो, लेकिन इकोनॉमिक्स के हम्म। लिए आप कुछ और रेफ़र कर रहे हैं, ज्योग्राफी मैपिंग के लिए आप कुछ और रेफ़र कर रहे हैं, आंसर राइटिंग के लिए कुछ और रेफ़र कर रहे हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की दिक्कत यह है कि वही जो बात मैं बार बार बोलता हूँ, यंग मैन नोज द रूल्स, ओल्ड मैन नोज द एक्सेप्शंस। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल हम्म। रूल्स की बात करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है। वो एक्सेप्शंस को डील नहीं करते हैं कि जो रियल टाइम इन्वायरमेंट में जो डायनेमिक्स जो मेंटल लेवल पे जो चलती हैं, उसको कैसे एक एस्पिरेंट डील करता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम्म। सो फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, इट्स ऑल अबाउट दोस 2 आवर्स। आप उस टू हम्म। आवर्स में अपने अपना कंपोजर कैसे मेंटेन करते हैं, और कठिन समय में डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है, इट्स नॉट जस्ट डिपेंडेंट अपॉन योर नॉलेज, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन सो मेनी वेरिएबल्स। तो उन वेरिएबल्स की कोई बात नहीं करता है। आंसर राइटिंग में ही बात करी जाए, मेंस की ही बात करी जाए, तो टेस्ट हम्म। सीरीज है भाई। एक टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट लिखवाने का 1,000 रुपया लेते हैं सब, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में।
और उसमें इतनी मारामारी होती है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कि आपने एनरोल तो कर लिया, आपने 30 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज ले लिया 30,000 रुपया दे के। अब आप 5 टेस्ट आपने लिखा, उसके बाद आपको गिल्ट होने लगेगा, यार मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। और जो जो मैंने लिख के जो सबमिट किया वो तो 15 दिन बाद इवेलुएट होके आ रहा है, और इवेलुएट होके भी वो क्या आ रहा है, नाइस 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 इंट्रो वर्क, रेफर टू सॉल्यूशन, नाइस कंक्लूजन, एप्ट कंक्लूजन, यही सब आ रहा है। तो आदमी करे तो करे क्या। तो 25 टेस्ट आप गिल्ट के मारे बस रहते हो कि यार मैंने खरीद तो लिया लेकिन मैं वो कर नहीं रहा हूँ। आपने 2 लाख रुपए लगा के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा दिए, ऑप्शनल का कोर्स भी ले लिया, और फिर आप अगर भविष्य में कभी ऑप्शनल चेंज भी करना है तो आप चेंज भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने पैसा तो लगा दिया है। और हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, पैसा इंपॉर्टेंट है यार, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके भैया, तो मतलब अगर हम लोग देखा जाए तो हमें एस्टिमेट, हम मान सकते हैं कि 1 ईयर टू 1.5 ईयर्स का टाइम इसमें एस्टिमेट लेकर चलना चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट शुरू करने मैं के लिए। कहता हूँ और कि फेज वाइज देख सकते हैं और 5 महीने में प्रिलिम्स किया जा सकता है। हम्म। ओके भैया, और इसमें एक चीज अच्छा। मैं एक ये भी ऐड करूंगा कि जहां तक प्रीलिम्स का सवाल है, हाँ हाँ। मेरा भी एक्सपीरियंस कहता है, और मेरे रूम पार्टनर जो थे पुणे में वो भी मेरे साथ ही जॉब कर रहे थे, उनका भी एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपका बहुत कोई फैंसी बैकग्राउंड भी नहीं है एजुकेशन का, तब भी वेरी मच पॉसिबल हम्म। है कि प्रीलिम्स को विथ जॉब बहुत आराम से क्लियर किया जा सकता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ये बोलूंगा कि अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि प्री और मेंस के बीच में आप या तो सैबेटिकल लेके या तो जॉब छोड़ के आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कोशिश करिए कि आप बगैर किसी और कमिटमेंट के साथ आप मेंस को टैकल कर रहे हैं। क्योंकि प्रीलिम्स का गेम मैंने जैसे कि बताया, ये टेक्निक्स वाला ही गेम है, ये मेंटल फ्रेमवर्क आपका सही रहेगा, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप मैरिड वुमेन हो, मैरिड मैन हो, कुछ भी हो। लेकिन आपका प्रीलिम्स हम्म। जॉब के साथ बहुत आराम से क्लियर हो सकता है, ये मैंने देखा है। मैंने मेरे रूम पार्टनर को भी थोड़ा थोड़ा बहुत गाइड किया था, उन्होंने भी 6 महीने ही तैयारी करी थी 24 में, उन्होंने भी ये वाला मेंस लिखा है, तो हो जाता है। ओह वाह। ओके भैया। भैया तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर तो मतलब मुझको तो काफी क्लियर हो गया। भैया सेकंड क्वेश्चन ये कि इस एग्जाम में इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल क्या है। और मैं भैया जनरली देखता हूँ कि लोग जिस ऑप्शनल में ज्यादा नंबर आता है उस ऑप्शनल की तरफ भागते हैं। तो भैया ऑप्शनल चूज करने का जो क्राइटेरिया होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए। मतलब मैं देखिए फिजिक्स और मैं बैकग्राउंड से हूँ, मैंने फिजिक्स से बीएससी और मास्टर्स दोनों करी है। तो मेरे लिए फिजिक्स सही हुआ, या फिर अगर मैं फिजिक्स में थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ तो मैं सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के पास में जा सकता हूँ भैया। तो इस पे भैया आप लोग अपने व्यूज बताइए, क्योंकि आप लोगों ने दोनों लोगों ने मेंस लिखा हुआ, आपको पता है कि ऑप्शनल की अहमियत क्या है और ऑप्शनल कितना मैटर करता है। यार इसमें सुमित तो भैया, मैं तो हाँ, सॉरी मैं इसमें आप अ, बोल सकते हैं भैया, आप हाँ आराम वही से मैं बताइए भैया आप। वही मैं कह रहा हूँ हम्म। कि इसमें मैं हाँ हाँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है लाइफ में। कि अगर आपको हम्म कोई कुछ ऐसा लगता है कि बचपन से आपने सोचा है या फिर ग्रेजुएशन में भी आप ऐसा सोचते थे कि ये पर्टिकुलर ऑप्शनल है, ये मैं लूँगा, ये ऑप्शनल मैं पढ़ूंगा, फिर इसके थ्रू यूपीएससी क्लियर करूंगा, मेरा भी कुछ ऐसा ही था। हमेशा से ही सोचा था कि इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। 12th के बाद इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स पढ़ने का मन मन तो था, लेकिन ये जेई में रैंक ठीक आ गई तो एनआईटी से बढ़िया कॉलेज मिल गया, तो वो इंग्लिश लिटरेचर वाला रूट मैं ले नहीं पाया, तो वो एक कसक जो थी, वो मैंने सोचा कि इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल लेके मैं पूरा करूंगा यूपीएससी में। लेकिन ये डिसीजन जो है, अभी हो सकता है कि मैं ये ऑप्शनल चेंज ना करूं भविष्य में और इसको कंटिन्यू भी करूं, लेकिन ये मुझे लगता था हम्म। कि ये वन ऑफ द इमोशनल डिसीजंस है जो मैंने लिया। तो जो वही आने वाले स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, पहली बात हम्म। तो कि हम्म। आपने जो भी ऑप्शन लिया है उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, और उसकी भले रिसोर्सेज अवेलेबल हो, लेकिन हाल फिलहाल में उस ऑप्शनल का परफॉर्मेंस कैसा है, उस ऑप्शनल से टॉपर्स टॉपर्स के निकल, नंबर हाँ टॉप, हाँ। टॉपर्स के नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये सब हम्म। चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और ये बात तो जैसे सही है भैया कि कि सॉरी हम्म भैया, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि हम्म कुछ सालों से इकोनॉमिक्स में जो टॉपर्स के नंबर हैं भैया, वो भी 300 क्रॉस बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। तो हम्म अब ऐसा तो नहीं होगा कि इकोनॉमिक्स में बच्चे एफर्ट नहीं कर रहे हो। हम्म तो मतलब एफर्ट इज टू जो रिवॉर्ड रेशियो है मेरे हिसाब से भैया, हम्म वो जिस ऑप्शन में ज्यादा हो। हमको हम्म अगर अगर हमारा हम्म बैकग्राउंड किसी सब्जेक्ट में नहीं है, जैसे बीटेक हम्म वाले जनरली आते हैं तो उनका हम्म बैकग्राउंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स वो हम्म ऑप्शनल में चूज नहीं करते हैं जनरली हम्म भैया। हम्म तो भैया मेरा ये मानना है कि जिसका एफर्ट इज टू रिवॉर्ड का रेशियो जिसका बढ़िया हो,
उस ऑप्शन को हमको हाँ, पहले पे जैसे आप रखना चाहिए। सुमित भाई का ही और आप उदाहरण लीजिए। सुमित भाई का भी कोई ऐसा लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मेरा है। तो हम्म पहले अटेम्प्ट में तो खैर सुमित भाई ने हिंदी लिटरेचर कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो हम्म 220 के आसपास कुछ ऐसे मार्क्स आए थे। लेकिन इस अटेम्प्ट में हम्म थोड़ी उस पर ज़्यादा मेहनत हो गई, और हेंस द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, उस ऑप्शनल की का मार्क्स पोटेंशियल कितना है, ये बहुत ज़्यादा मायने हम्म रखता है। तो सुमित भाई, इसमें आप थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरे हिसाब से ऑप्शनल चुनना गर्लफ्रेंड बनाना जैसा नहीं होता है, शादी हम्म करने जैसा होता है। अये है। क्योंकि क्या जब बात आप गर्लफ्रेंड बनाते हैं, है। हाँ। जब आप गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो आप प्योरली इमोशंस और इंटरेस्ट्स के बेसिस पे आप अपना डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब हम्म। बात शादी की आती है, खासकर अरेंज मैरिज की बात आती है, तो इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है, साथ में आप प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखते हैं। तो प्रैक्टिकल हम्म अप्रोच से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप ऑप्शनल चुने तो पहले तो ये तो प्राइम इम्पोर्ट साबित करेंगे, तो इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए लड़की में, वरना तो जिंदगी नरक हो जाएगी। तो हम्म। एक तो आपका इंटरेस्ट तो उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो आप अपने अंदर हम्म। खंगालिए कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड, कि आपका बैकग्राउंड है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम्म। आप बस देखिए कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। ये हम्म इतना क्लियर हो गया, फिर आप देखिए कि उसका सिलेबस कितना बड़ा है, कितने महीने में हम्म आराम से सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। तीसरी बात, जैसे कृपा भाई ने कहा कि इसका स्टडी मटेरियल इजिली अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, इजिली हम्म अवेलेबल है। चौथा, इसके टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे अभी इंग्लिश लिटरेचर में ये प्रॉब्लम है कि इंग्लिश लिटरेचर के टेस्ट सीरीज है ही नहीं मार्केट में। हम्म। तो इस तरह से आप देखिए कि आप जो ऑप्शनल चुन रहे हैं उसका टेस्ट सीरीज मिल जाएगा कि नहीं। फिर ये देखिए कि रिसेंट ईयर्स में ये ऑप्शनल कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे मेरा हम्म एग्जांपल अगर हिंदी लिटरेचर का है, तो मेरा कोई बैकग्राउंड हिंदी लिटरेचर का नहीं है। बट मेरा थोड़ा सा हम्म इंटरेस्ट था, मेरा तो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट होने के बाद मैंने हिंदी लिटरेचर लिया, लेकिन मुझे पता था कि हिंदी लिटरेचर एक ऐसा ऑप्शनल है जिसको 3 महीने के अंदर खत्म किया जा सकता है अगर ठीक से पढ़ा जाए तो। और इसमें जो पीवाईक्यू रिपीट रेशियो है वो अबव 70% का है। आप समझ रहे हो हम्म इसका कितना इंपॉर्टेंस है? कि अगर हम्म। आप सिर्फ 15 साल के पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस करके चले जाओ तो आपका 70% पेपर हो जाएगा। एकदम हम्म यही मेरे साथ हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल, मैंने मेरे पास तो टाइम ही नहीं था कुछ भी पढ़ने का। मैंने 15 दिन पढ़े थे सिर्फ ऑप्शनल, सिर्फ पीवाईक्यूज ही पढ़ के गया था। तो 214 मार्क्स मेरे आए थे। इस बार कितने मार्क्स हैं वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन यही सारी चीजें फिर प्ले इन करती हैं अगर ऑप्शनल की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से ऑप्शनल ओके। चुनने में ये सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। ये काफी हमको इस आपके जो ये आपने एग्जांपल दिया उससे हमको काफी क्लैरिटी मिली। खैर अभी तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना भैया, कि वो लोग कुछ लोग घर बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो कुछ लोग कोचिंग जाके प्रिपेयर कर रहे हैं, फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो लोग जॉब लेके प्रिपेयर कर रहे हैं। तो भैया मतलब आप दोनों लोगों ने दोनों टाइप के एक्सपीरियंसेस किए हैं। कृपा भैया ने मेन प्री के बाद जो मेंस का एग्जाम था उसको भैया ने एकदम फुल टाइम प्रिपेयर किया, और उसके पहले का जो टाइम था वो भैया ने वो भैया ने जॉब के साथ प्रिपेयर किया। तो भैया अगर कोई जॉब के साथ प्रिपेयर करता है, कृपा भैया इसका आंसर हम्म। बताइएगा आप। तो हम्म। भैया हमको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि इतना ज्यादा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है कि हम्म। अगर हम खोजने जाएंगे तब तो हम मटेरियल्स में ही खो जाएंगे। हम्म। यार, तो तो ये इसमें समझ गया मैं जी तुम्हारी भैया। बात। इसमें ये है ना कि हम्म जो जॉब के साथ कोई शौक से जॉब के साथ प्रिपेयर नहीं करता है। हर किसी के हम्म पास हम्म अगर ये अपॉर्चुनिटी रहे कि फुल टाइम प्रिपेयर करे तो वो फुल टाइम प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन हम मिडिल क्लास हम्म लोगों की समस्या ही रही है ज़िंदगी में, सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि वी कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ बीइंग रोमांटिक। कि सब क्या कुछ छोड़ बात है। छाड़ के भाई, अब मतलब हिस्ट्री इज रिटन बाय रोमांटिक मैन, सो वी विल हम्म। रिक्रिएट हिस्ट्री एंड वी विल लीव एवरीथिंग, और हम जाके क्या तैयारी बात। करेंगे दिल्ली में भाई साहब, 20,000 25,000 रुपया महीना लगा के तैयारी करेंगे। लेकिन होता क्या है हम्म कि जब आपने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, और वो चीज़ें नहीं, जॉब के साथ नहीं हो पा रही हैं, और ना तो आप अपनी हम्म जॉब में आप अपना 100% दे पा रहे हो, ना ही एग्ज़ाम हम्म में आप 100% दे पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन लाइफ में लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जहाँ हम्म तक वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात है, वो सबसे हम्म बड़ी उनके साथ एडवांटेज ये होता है, अगर आप जॉब छोड़ने की स्थिति में नहीं है तो उनके साथ सबसे बड़ा हम्म एडवांटेज ये होता है कि उनके पास समय बहुत कम होता है, इसलिए समय वेस्ट हम्म। करने के लिए भी बहुत कम होता है। वो पार्किंसंस क्या लॉ बात। तुमने पढ़ा होगा ना, कि मतलब हाँ भैया। आपके पास वर्क ट्राइज टू फिल द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल टू यू। मैंने तुमको कोई काम दिया और हम्म मैंने बोला 3 महीने हैं तुम्हारे पास, तो तुम उसको उस तरह से करोगे कि तुम हम्म 3 महीने हैं तुम्हारे पास। लेकिन अगर मैंने बोलूँ कि उत्कर्ष भाई 3 दिन है, अगर भाई काम चाहिए, भाई डेडलाइन है, काम चाहिए, तो तुम मतलब कोशिश हाँ करोगे कि हाँ। वो 3 दिन में वो अचीव हो जाए, भले वो अचीव ना
हो पाए। सही तो बात है। वर्किंग वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ, वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ प्लस पॉइंट ये होता है। तो उनके पास वो जो रिसोर्स मिनिमाइज करने वाली बात है, लेस इज मोर वाली बात है, ये उनके साथ बहुत हम्म। नेचुरली आती है कि उनको पता है क्या छोड़ना है। तो वो हम्म। बिल्कुल टारगेटेड वे में वो चीज़ें पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके हम्म। साथ एक इमोशनल बैगेज नहीं होता है कि हमने जॉब छोड़ ली, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके साथ होती है। सही बात है, तो वो सही वो बात है, वो एक बिल्कुल सही बात। कॉन्फिडेंस वो एग्जाम में भी झलकता है। जो ऑप्शंस हम्म। आपको, जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, ये भी यहाँ भी हम्म। वो वर्क करता है, वो कॉन्फिडेंस वहाँ प्ले आउट करता है। तो मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है। ओके भैया, सुमित भैया, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ भैया कि इसमें जो हमारे साथ के लोग होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, या तो कृपा भैया के जैसे वर्किंग कलीग्स थे, तो उनका क्या रोल होता है प्रिपरेशन में भैया? कि हमारे साथ के लोग ग्रुप स्टडी ज्यादा बढ़िया होती है, या फिर अकेले ही पढ़ो, सबका सब पूरा सिलेबस खुद से खत्म कर दो? कौन सा ज्यादा भैया इफिशिएंट होता है? कौन सा ज्यादा जिसमें रिवॉर्ड। कम एफर्ट के साथ हम लोग अच्छा कर पाए भैया? तुम्हारे इस सवाल पे आऊंगा, लेकिन वो जो तुम्हारे जॉब के साथ प्रिपेयर करने वाला सवाल था, उसमें मैं हाँ थोड़ा भैया। सा और ऐड कर दूं कि जॉब के बिल्कुल साथ भैया। प्रिपेयर करने में भी और बहुत कम टाइम में प्रिपेयर करने में भी, दोनों में कॉमन ये है कि आपके पास समय बहुत कम है। तो हम्म। ये हो सकता है, कृपा भाई ने बताया कि ये हो सकता है और इसके क्या फायदे हैं। मैं बताता हूँ हम्म। कैसे हो सकता है। हम्म। जैसे आपकी मम्मी खाना बनाने अगर किचन में जाती हैं, तो उनको हम्म। पूरा लंच या डिनर तैयार करने में आधे घंटे लगते हैं। मान हम्म। लो कि मैं आपको किचन में भेज दूं और आपको बोलूं कि आपको इस टाइम का लंच तैयार करना है, आपको कितने घंटे लगेंगे? आपको तो 1 घंटा तो सामान खोजने में लग जाएगा कि नमक कहाँ है, मसाले कहाँ है, तेल कहाँ है। तो समय इसलिए लगता है नए एस्पायरेंट्स को। लेकिन अगर आपकी मम्मी आपको नमक तेल मसाले सब निकाल के सामने दे दें और प्रोसीजर भी बता दें, तो अब 30 नहीं तो 45 मिनट में तो आप भी कर ही लोगे। तो हम भी यही करेंगे कि देखो अभी समय कम है, आप जॉब के साथ कर रहे हो, तो फिर बेस्ट रिसोर्सेज को फाइंड करना, कैसे पढ़ना ये पता लगाना, बेस्ट स्ट्रेटेजीज को फाइंड करना, इसमें आप अपना टाइम जाया नहीं करोगे, वो हम करके दे देंगे आपको। आपको बस फॉलो करना है। तो इससे कम टाइम में जॉब के साथ भी हो जाएगा और कम टाइम में भी हो जाएगा। ये तो इसका आंसर हो गया। अब तुमने क्या पूछा था कि दोस्तों का क्या रोल है प्रिपरेशन ये जर्नी में? पीयर ग्रुप जो हमारा होता है भैया, उसका मतलब क्या देखो, एडवांटेज है? हाँ भैया। इसका बहुत पॉजिटिव एडवांटेज भी हो सकता है और बहुत नेगेटिव एडवांटेज भी हो सकता है। हम्म। पहले मैं नेगेटिव एडवांटेज की बात करूंगा। स्टार्टिंग में क्या होता हम्म। है कि जब लोग बाहर जाके प्रिपरेशन करते हैं, दिल्ली चले गए, इलाहाबाद चले गए, पटना चले गए, तो एक ग्रुप बन जाता है प्रिपेयर करते हुए। तो इस हम्म। ग्रुप में तो शुरू होता है कि चाय पे अपन चर्चा करेंगे कि करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेंगे। ये सब बहुत बेकार की बातें हैं। आप करंट अफेयर की चर्चा करने बैठते हो, 2 ढाई घंटा आप विश्व राजनीति की बात करने लग जाते हो। वो जैसे हम्म। निलोत्पल मृणाल अपने किताब में लिखता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़के जब बत्रा पे बैठ के करंट अफेयर्स की चर्चा करते थे, तो सिगरेट के धुओं से जो है विश्व का मानचित्र बना दिया करते थे, और उस क्या पे फिर बात एक है। दो घंटे बातें हो जाया करती थी। तो ये सब हम्म। नहीं करना है यार, ये सब बहुत टाइम वेस्ट की चीजें हैं। आप जो हम्म। चर्चा कर रहे हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यूपीएससी को, क्वेश्चन उससे सॉल्व हम्म। भी नहीं होने वाले हैं। आप बैठ के पढ़ाई करो। पीयर ग्रुप के नाम पे अगर एक दो सीरियस एस्पायरेंट आपके साथ हैं, हम्म। आपके हम्म। दोस्त हैं जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम्म। आपके प्रिपरेशन का गैप फिल करने के लिए उनका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, हम्म। तो मुझे हिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम भी होती है, हिस्ट्री याद रखने में प्रॉब्लम होती थी। तो कृपा भाई की हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। तो कृपा भाई मुझे हिस्ट्री समझाते थे, हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किससे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ये मुझे बता देते थे। ये मुझे समझ लो प्लेट पे रख के दे दिया करते थे कि सुमित भाई आप इतना पढ़ लीजिए, अशोका की इन इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, जैनिज्म में ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म में यहाँ यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, इतना पढ़ लीजिए, हो जाएगा हिस्ट्री काम भर का आपका। तो ये इंपॉर्टेंस है पीयर ग्रुप की। अगर पीयर ग्रुप ऐसा है तो आपको बहुत फायदा हम्म। है। लेकिन वो बकैती अगर हो रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है भाई। हाँ, और ये अंत में तो हम लोग इस स्टेज पर आ गए थे मेंस के एक आध हफ्ते पहले। आर्ट एंड कल्चर हम लोग आधे घंटे में रिवाइज करते थे, इतने शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स हमारे बन चुके थे कि जो सिलेबस में पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर, हम लोग साथ में हम्म। बैठते थे। कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, कुछ पॉइंट्स सुमित भाई ने बताया, डिस्कस करते हुए इतनी फास्ट पेस्ड वो रिवीजन होता था कि असली पीयर ग्रुप, मतलब जो बात होती है ना कि होल इज मोर देन द सम ऑफ पार्ट्स। तो जब दो लोग होते हैं वो अलग अलग अगर काम करते हैं तो उनका प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन वो जो दो लोग साथ में आ जाते हैं तो उसके बाद क्यूमुलेटिव रिजल्ट जो निकलता है वो वही वाली बात है, जैसे A+B, A² अगर B² अगर अलग अलग देखे तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन A+B जब होल हम्म। स्क्वायर बनता है तो एक्स्ट्रा 2AB आ टू ए जाता भी। है। तो वो टू ए मोदी बी जी। की आपको तलाश करनी है कि आपका पीयर ग्रुप ऐसा हो जो इस तरह से आपकी मदद करे, आपके जो कमियां हैं उसको फिल करने की कोशिश करे। वो भैयागिरी में नहीं हम्म। पड़ना है। वो होता है ना कि फलाने भैया है, संदीप भैया हैं, उनको आप
बहुत इम्ब्रेस कर रहे हो, बहुत आइडियलाइज कर रहे हो। उनके बर्थडे पर पूरा एकदम बकायदा शुद्ध हिंदी में लिख के कि फलाने भैया को जन्मदिन दिन की शुभकामनाएं ये सब नहीं करना है भाई। हमेशा जिंदगी में थोड़ा सा सेल्फिश होना, अगर इसको सेल्फिश होना कहे तो सेल्फिश होना बहुत जरूरी होता है। एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की तलाश में रहिए आप, चाहे वो भैया भैया जिंदगी हो मैं चाहे तो यूपीएससी। हम्म। मुझको थोड़ी जल्दी सोने की आदत थी। तो मुझको तो रात को सपने में भी वो जो पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं, आर्टिकल 39 में क्लॉज ए दिख रहा था, 15 ए दिख रहा था। और फिर जब नींद खुलती थी तो कृपा भैया थोड़ा भैया की वॉल्यूम बोलने की थोड़ी तेज है, तो भैया की आवाज आती थी कि अरे हाँ सुमित भाई ये देख लीजिएगा, ये पक्का आने वाला है, मेरा मन कह रहा है ये आने वाला है। हाँ। और तो कभी ब्यूटीफुल कभी पार्ट ऑफ झल्ला द के, जर्नी कभी था वो। कभी झल्ला के तुम उठ भी जाते थे, भैया प्लीज भैया। तो मैं कह रहा था भाई उत्कर्ष 2 हफ्ते यार, 2 हफ्ते रुक जाओ यार। वो सब हम अब लोगों हाँ, ने तो भैया। वो जो हमारे। ये जो मैंने अब हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो, जो पहली वीडियो इस चैनल पे थी, उस हम्म पे जो हमने फ्लैश रिवीजन की बात करी थी, वो यही था। हम कैसे जीएस 3 3 घंटे में रिवाइज कर लेते थे। आधे हम्म घंटे में हम्म इंटरनल सिक्योरिटी कर लिया, आधे घंटे में एग्रीकल्चर हम्म कर लिया। बस बोलते जाते थे, सिलेबस के हम्म पॉइंटर्स को उठाते थे, सारा कुछ जितना फैक्ट्स डेटा, जितना हम्म उस पे सब कुछ, जितना कंटेंट आता, सब एक दूसरे को बोल के सुना देते थे। यही काम हम लोग इसमें फ्लैश रिवीजन में करेंगे, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो, हम्म चाहे जब मेंस का टाइम आएगा तो मेंस के लिए भी। तो हम्म जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अपन फ्लैश रिवीजन भी जो हम दोनों लोग करते थे, यही हम्म। काम अब हम्म। इस चैनल पे भी किया जाएगा। अगर हो सके तो जूम मीटिंग में भी किया जाएगा, बाकी लोगों को जोड़कर भी। तो जुड़े रहिए यार आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जब जब लोग प्रिपरेशन करते हैं तो क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो 1,000 ही होती हैं, और मान लीजिए 5,000 अच्छे बच्चे हैं तो उसमें से 1,000 का ही सिलेक्शन होगा ना फिर। तो जो 4,000 और बच्चे हैं और जो अदर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो जो मतलब कि प्री या तो मेंस में छट गए, तो वो लोग क्या करें? तो अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन आफ्टर यूपीएससी? अगर मान लीजिए यूपीएससी नहीं तो फिर क्या? तो अभी आप लोगों ने काफी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए होंगे, क्योंकि आप लोग इस जर्नी में बहुत लंबे टाइम से हैं। तो भैया ऑप्शंस क्या हैं बताइएगा प्लीज। भाई मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि यार भले ही सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे तो अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो 14,000 लोग मेंस लिखते हैं यार। तो मुझे तो हम्म सिर्फ एक ही चाहिए ना, अगर सिर्फ प्रीलिम्स की बात की जाए तो मुझे तो 14,000 में सिर्फ एक ही चाहिए। और हम्म कहने की बातें होती है, थोड़ा पर्सपेक्टिव की बात होती है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उससे देखा जाए तो एक हम्म परसेंट सफलता का वो चांस है। लेकिन 1% से भी कम है देखा जाए तो। लेकिन उन हम्म 10,000 लोग, 10 लाख लोगों में कितने लोग एग्जाम देने आते हैं, कितने लोग सीरियस होते हैं? अब किसी का बार हम्म बार प्रीलिम्स अगर क्लियर हो रहा है, इसका मतलब उसका कंपटीशन तो वो 13-14 हजार में ही है ना। तो बहुत स्टिल ज्यादा। भैया, हम्म इसलिए भैया जो मतलब जो पॉइंट ये है भैया कि जैसे मान लीजिए कि 10,000 बच्चे भी हैं बट सिलेक्शन तो हम्म 1,000 का होना, तो वो 9,000 लोग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए हम्म तो अभी हमारे पास क्या कौन से सारे सेकंड ऑप्शन है? जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मेरा 6 अटेम्प्ट है और हम्म मेरा अभी नहीं हो पाया और मैं जनरल हम्म कैटेगरी से आता हूँ, तो फिर हम्म मेरे पास क्या अदर ऑप्शंस रहेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ, जैसे कि यूपी पीसीएस है, स्टेट पीसीएस होता है। हाँ भैया। बिल्कुल। वो ऑप्शंस तो बहुत है ना यार। या तो आप स्टेट यूपीएससी के, अगर आपने 6 अटेम्प्ट दिया हुआ है, आपने 2-3 मेंस हम्म दिया हुआ है, एक आख इंटरव्यू भी दिया हुआ है, तो आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना नॉलेज आ चुका है कि हम्म अगर किस्मत की बात नहीं है तो यूपी पीसीएस या फिर बाकी स्टेट एग्जाम्स अगर हो गए, तो ये इसमें आपकी हम्म सफलता की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सर्टेन तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। एड सेक्टर में भी आप, एड टेक सेक्टर में भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप एक फैकल्टी की जॉब कर सकते हो, आप एक एवेलुएटर की जॉब कर सकते हो, कंटेंट हम्म राइटिंग में आप मतलब आ सकते हो। इसके अलावा आप हम्म बहुत सारे ऑप्शंस खुल खुल सकते हैं। आप मतलब यूजीसी नेट का रूट ले सकते हो। और आजकल एक नया पॉलिटिकल कंसल्टेंसी वाली भी एक नया फील्ड खुल रहा है कि यहाँ के लोग मतलब पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में फेलोशिप्स कर रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने किया हुआ है, उन्होंने सारे अटेम्प्ट्स अपने दे दिए हैं। तो सीनियर हैं, तो उन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ है, वहाँ वहाँ अच्छा उनका कैरियर बन चुका है। तो ऑप्शंस की कमी नहीं हम्म होती है। यूपीएससी आपको एक हम्म कॉन्फिडेंस दे देता है कि भले ही यूपीएससी में आपका ना हो, लेकिन बाकी सारे जो अलग क्षेत्र हैं, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ यू विल वॉक हम्म द टॉक। मतलब यू विल बी हम्म पर्सन जिससे लोग कंपटीशन करेंगे। और ये तो यूपीएससी की खासियत है कि इतना वो आपको मेंटल लेवल पे इतना ट्रेन कर देता है, परसिवरेंस सिखाता है, हम्म पेशेंस सिखाता है कि आपको ये हम्म ये चीज़ें बहुत नेचुरली आपके अंदर आ जाती हैं। तो बहुत तमाम विकल्प आपके खुल जाते हैं। ओके हाँ यार, सुमित और भैया आप। कंपटीशन तो देखो, कंपटीशन तो हम्म देखो यार, जिंदगी के हर एक फेज में है यार। तो हम्म कंपटीशन से कहाँ तक भागोगे? वो कहते हैं ना कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो,
और हम्म। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ हम्म। किसी हम्म। को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। चलो। तो यार सही बात। कंपटीशन तो हर जगह है। आप कहाँ कहाँ हम्म। हम्म। किस किस कंपटीशन से भागोगे? तो यार हम्म। प्रिपेयर तो करो, स्टार्ट तो करो, और एक दो अटेम्प्ट दो यार। अगर बार बार लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, अगर आप खुद से सोच रहे हो कि अब नहीं हो पाएगा, तो फिर यूपीएससी के बाद बहुत सारे रास्ते हैं जिस पे चला जा सकता है। जैसे हाँ भैया अगर हम बिल्कुल, इस पीसीएस देश में पी यार, जिस देश में यार हम्म। मतलब टिकट कंफर्म कराने के लिए कंपटीशन होता हो, उस देश में आप हम्म। सोचेंगे कि कोई चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाए, तो या तो हम्म। आप बहुत हम्म। खुशकिस्मत हैं, या फिर मतलब आपका मतलब तुक्का लग गया एक तरह से। यहाँ हम्म। हम्म। आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ आपको मतलब यू विल हैव टू बीट योर ब्रेन आउट, आपको रातों को जागना पड़ेगा, आपको अपना हार्ड मास जलाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ हम्म। सफलता के चांसेस होंगे। तो उससे हाँ, और भागना नहीं है। जब हम जी हाँ जी बताइए जब बताइए। हम कह रहे हैं कि 5 महीने में निकाला जा सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 5 महीने आपको हंसते खेलते हुए आपसे आप करेंगे और हम्म। निकल जाएगा, नहीं। उसमें हम्म। आपको अपना ब्लड एंड स्वेट एक कर देना पड़ेगा भाई, तभी निकलता है 5 महीने में। तो तैयार हम्म। रहिए मेहनत के लिए। हम्म। ओके भैया, अगर हम लोग यूपीएससी को के अलावा अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन अगर मान लीजिए स्टेट पीसीएस को देखते हैं, हम्म तो हम्म। फिर भैया स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन और यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं? मतलब कि कोई स्टेट देखिए, पीसीएस के लिए कर रहा है तो उसको क्या एक्स्ट्रा या तो क्या कम करना अलग पड़ेगा? अलग 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 स्टेट पीसीएस में हम्म। अलग अलग प्रीलिम्स या मेंस के स्टेजेस स्टेजेस में डिमांड अलग अलग होती हैं। हम्म। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका करिकुलम एकदम यूपीएससी से मिलता है, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जांपल लीजिए। तो इसमें इसका जो करिकुलम है एकदम यूपीएससी से मिलता है, तो आप इस तरह के स्टेट पीसीएस को बिना किसी एक्स्ट्रा तैयारी के दे सकते हैं। कुछ स्टेट्स हम्म। ऐसे हैं जिसमें जिनमें आपको थोड़ा सा स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, जैसे बिहार हम्म। पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया। तो इसमें हम्म। आप कुछ दिन स्टेट्स का स्पेसिफिक पढ़ के कुछ बुक्स आती हैं, घटना चक्र टाइप की किताबें आती हैं, उनसे स्टेट का स्पेसिफिक पढ़ के आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन लेवल जो है यूपीएससी से स्टेट पीसीएस का थोड़ा नीचे ही रहता है। तो आप अगर यूपीएससी में आपकी मैच्योरिटी आ गई है, तो आप स्टेट पीसीएस को अच्छे से मतलब हम्म। एक अच्छा ऑप्शन माना जा हम्म। सकता है। इसमें बस मैं एक कैveat जोड़ दूं कि हाँ बिल्कुल टैकल किया जा हम्म। सकता है, लेकिन आप ये बात समझिए कि हर एग्जाम का जो है वो डिमांड अलग होता है। आपने यूपीएससी का हम्म। प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, आपने मेंस दिया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, और आप ये सोच रहे हैं कि किसी रैंडम वन फाइन डे जाएंगे और आप एसएससी का एग्जाम में रैंक वन ला देंगे, या बिहार पीसीएस में आप रैंक वन ला देंगे, यूपी पीसीएस में रैंक वन लाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी वो आपकी नज़र में वो एग्ज़ाम भले ही छोटा हो यूपीएससी के कंपैरिजन में, लेकिन आपको उस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खुद को मोल्ड करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अगर आपको टॉप एग्जैक्टली। टॉप रैंकर्स में आना है तो अपने आप को इतना हम्बल बनाइए कि कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसका जो सिलेबस है, उसका जो ट्रेंड है, उस हिसाब से खुद को रियलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ओके भैया। भैया तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भैया आप लोगों ने काफी टाइम दिया है, कलेक्टिवली अगर मैं कहूंगा तो आप लोगों ने 4 साल दिया है, आपने और सुमित भैया ने मिला के, मतलब ऑन एन एवरेज 2 2 इयर्स ईच, दोनों लोग एक 2 2 साल। तो भैया मतलब इसमें बहुत सारे आपने गलत पाथ चूज किए होंगे, बहुत सारे गलतियां हुई होंगी। तो भैया वो टॉप 3 मिस्टेक्स क्या होंगी, वो टॉप 3 गलतियां क्या होंगी जो जो हमको बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? और वो गलतियां पर्सनल लेवल पे भी हो सकती हैं कि मैंने कोई हॉबी छोड़ दी, मैं दोस्तों से बात करना छोड़ दिया, मैं हम्म। मैं दिन भर कमरे में ही बंद रहता था, मैं घर वालों हम्म। से कुछ छुपाता था, या तो मैं बहुत कुछ ज्यादा ही मतलब एंशियस होने लगा। तो ये सब हम्म। रिग्रेट्स क्या थे भैया, कि अगर देखा जाए जो हम्म। चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए? यार कृपया भैया इसका आपसे इसका शुरू करते हाँ, हैं। इसका जवाब मैं पहले दूंगा क्योंकि गलतियां करने में मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ तो इसमें मैं पहले जवाब दूंगा तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो यार, बहुत ओके। सारी चीज़ें, हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि जो लास्ट में तुमने बोलते बोलते रिग्रेट बोल दिया ना, रिग्रेट नहीं होता हम्म। है सच। मैं तो ज़िंदगी ऐसे जीता हूँ जैसे मतलब वो एक कौन सा शेर है कि महबूब की गलियां हो या बुजुर्गों की ज़मीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़ कर नहीं देखा। तो जो फैसला ले लिया वो ले लिया, फिर उसे मुड़ हम्म। कर नहीं देखा। लेकिन फिर भी एक हाइंडसाइट में वो 3 AM में जब आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो और आपका चार्जिंग पॉइंट दूर हो और फ़ोन आपसे दूर हो, और जब आप व्हेन यू आर अलोन विथ योर सेल्फ, तो वो जो थॉट्स आते हम्म। हैं, तो वो थॉट्स जो आपको हिट करते हैं, तो कभी कभी ये सब थॉट्स आते हैं कि हाँ स्टार्टिंग में काश जैसे पहले अटेम्प्ट में कॉलेज के साथ ही दिया था प्रीलिम्स, तो
किसी को नहीं पता होता है कि पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, मतलब हम लोग को तो कभी ऐसा लगता नहीं था। तो पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो जाता है और अच्छे खासे मार्जिन से हो जाता है। तो फिर ये समझ में आता है कि अब तो मेंस के लिए लगना पड़ेगा। लेकिन फिर जॉब भी थी। अब इतना वो रोमांटिक, मैंने बोला ना कि इतना रोमांटिक डिसीजन भी नहीं ले सकते कि जॉब छोड़ दे, तो जॉब के साथ भी करना पड़े। तो उस वक्त मैंने गलती ये करी कि मैंने पूरा अपना जो प्री और मेंस के बीच जो टाइम है, पूरा अपना अपना प्रिपरेशन जो है वो नोट्स बनाने में लगा दिया। बिल्कुल जीरो हम्म आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और पहला आंसर मैंने जाके एग्जाम में देखा। तो अगर आपने पहला आंसर आपने एग्जाम में जाके लिखा है तो समझ लीजिए यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस। क्योंकि यहाँ जो 14,000 लोग जो मेंस लिख रहे हैं वो दे आर द क्रीम ऑफ द नेशन, आप उनके साथ compete कर रहे हो। तो आप ये सोचेंगे कि ऐसे ही आप जाके चले जाएंगे, अनलेस यू आर वेरी लकी। देखिए, जादू की छड़ी तो किसी के साथ चल सकती है, लेकिन यू कांट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी द लकी। अपने आप को एक नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह अगर लॉ ऑफ एवरेज भी में भी आप माने, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको कम से कम नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम में भी बहुत मेहनत हम्म करनी पड़ेगी। तो ये मेरी पहली हम्म गलती थी, आंसर राइटिंग पर ध्यान ना देना। और दूसरी हम्म गलती मैं कहूँगा कि मैंने यार थोड़ा सा अपना हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। कभी मैं ऐसा सोचता नहीं था लाइफ में कि हम्म यार हेल्थ वेल्थ का कभी इशू होगा, या फिर ओबेसिटी और ये सब चीज़ें कभी लाइफ में इम्पैक्ट करेंगी। लेकिन ये जब आप फिजिकली उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हो ना, तो वो साइकोलॉजिकली भी आपको इम्पैक्ट करता है। तो वो आपके चेहरे का वो जो नूर है ना, जो असफलता जो आपके, जो सबसे घातक प्रहार आपकी व्यक्तित्व पर करती है, वो आपके चेहरे का नूर छीन लेती है। तो कभी गाहे हम्म बगाहे मैं आईने में अपनी शक्ल देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि यार इस आदमी की नूर जा रही है, अभी गई नहीं है, मतलब पूरी तरह से नहीं गई है, तो वो नूर हम्म जा रही है। तो ये मतलब हेल्थ पर ध्यान ना देना, ये कह सकते हैं कि दूसरी मिस्टेक थी। और तीसरा मिस्टेक मतलब शायद अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सुमित भाई आप बताइए। मैं तीसरा भैया, अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे तो मतलब हाँ मैंने कुछ चीजें बिल्कुल, नोटिस करी हैं, गो अहेड। क्योंकि मैं आपके बहुत टाइम से मैं बहुत करीब था। तो हम्म। मतलब इनिशियली कृपा भैया की मेरी बात की हुई थी कि कृपा भैया एक बहुत अच्छे स्पीकर थे, और कृपा भैया बहुत अच्छा लिखते थे। मतलब ही इज इनटू पोइट्री, ही इज इनटू शायरी, ही इज इनटू उर्दू, इंग्लिश एंड एवरीथिंग। तो कृपा भैया की खासियत थी कि बहुत बढ़िया लिखते थे। तो मैं भैया को कितनी बार अप्रिशिएट किया, जब जब मेरा मूड खराब रहता था, भैया ये हो गया आज, भैया इस कॉलेज ने मुझको आज यहाँ पर बैक लगा दी, इसने मुझे परेशान कर दिया, तो भैया वहां पर फिर कुछ कोई दो दो तीन अच्छी सी लाइनें लिख लिख के सुनाते थे। तो ड्यूरिंग में प्रिपरेशन मैंने भैया से बहुत बार बोला कि भैया आपकी लाइफ है, लाइफ तो चलती रहनी चाहिए, मगर मगर आपको अपनी हॉबीज को साथ लेके चलना चाहिए, इतना टाइम तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद जॉब भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, मगर स्टिल वो हॉबी थी, उसी से आप बनते थे। मगर आपने वो बीच में छोड़ दी, तो वो मेरे हिसाब से वो एक थोड़ा गलत था। तो मैंने सोचा कि एक बार इस बारे हाँ में बोलूं मतलब आपको मैं। तुमने, यू हैव स्ट्रक द राइट कॉर्ड। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, मेरे कॉलेज का एक जूनियर था, वो फ़ोन करता है। तो मैं अपने कॉलेज में लिटरेरी क्लब में था। तो वहाँ हम्म मतलब वो मेरा जूनियर था 1 साल पहले, एक साल पीछे। तो वो कल हम्म 2-3 दिन पहले हमको फ़ोन करता है और कहता है कि सर हम्म वो आपकी वो वाली पोएम याद है, उसकी वो वाली लाइन याद है। तो फिर अचानक से मुझे ख्याल आता है कि यार किसी ज़माने में मैं राइटर भी हुआ करता था, किसी ज़माने में लोग मेरी लाइनें भी कोट किया करते थे। तो हाँ मतलब ये तुमने सही बात पकड़ा है कि वही बात है ना हम्म कि डोंट पोस्टपोन लिविंग बिकॉज ऑफ यूपीएससी। मतलब इट इज़ नॉट हम्म लाइफ, इट इज़ इनफैक्ट अ वेरी मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसको अपनी ज़िंदगी नहीं हम्म बना देनी है। इसकी वजह से सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइस, पहली बात तो मुझे सेक्रीफाइस वर्ड बहुत अच्छा नहीं लगता है। आप उसको एडजस्टमेंट कह सकते हैं। आप थोड़ी बहुत हम्म एडजस्टमेंट कर लीजिए कि हाँ मतलब आप जिस तीव्रता के साथ आप अपना हॉबी प्रैक्टिस कर रहे थे उस तीव्रता के साथ मत करिए। लेकिन उसको ये मत सोचिए कि आप जब यूपीएससी क्लियर हो जाएगा तभी अगला कविता लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम्म हैं, क्योंकि जो आर्ट होता है ना, जो आपके अंदर जो फन होता है, वो आपका तब साथ देता है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है। जब जब आप क्या बात है। जीवन में बहुत हार जाते हैं, जब कुछ नहीं बचता है, तब एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि अरे तुम लिखते बहुत अच्छा हो यार। अंदर अंदर से आता है तुम लिखते बहुत अच्छा हो, तुमको बहुत टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप वो भी छोड़ देते हैं, तो फिर ये बात आती है अंदर से कि यार तुम तो लिखते बहुत अच्छा थे यार, अब तो वो भी नहीं है। हम्म तो ये चीज़ें बहुत इंसान को साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती हैं। तो बिल्कुल। डोंट पोस्टपोन लिविंग, डोंट सेक्रीफाइस एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दिस वन एग्जाम, वरना ज़िंदगी हम्म बहुत बड़ी है। वही। भैया भैया वैसे लिखने से याद आया कि सुमित भैया भी हमारे बहुत अच्छा लिखते हैं। हम्म। भैया जब अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थे, तो भैया की खुद की लिखी गई किताब छपी है। मतलब ये हम्म। मुझको बहुत बाद में जाके पता लगा। तो मतलब हम थोड़ा सा इन क्वेश्चन आंसर से ब्रेक लेके
हम मैं तो मतलब बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, आफ्टर ऑल चॉइस आप लोग की रहेगी कि आप लोग कुछ सुना दीजिए भैया। मतलब बहुत टाइम हो चुका है सुने हुए। और जो आपकी वो जो एक तुम ही तो वो खातून हो, वो पोयम मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि वो यूपीएससी से बहुत ही रिलेट भी करती थी और बहुत बढ़िया भी तो बढ़िया भी थी भैया। तो मैं चाहूंगा भैया कि प्लीज सुनाएं आप। और सुमित भैया आपसे भी फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस से, क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो चुका है ये क्वेश्चन आंसर। और सबको एक बहुत बढ़िया ये भी बढ़िया एक आइडिया मिलेगा कि वो लोग कितने अच्छे एस्पिरेंट से तो वो लोग मतलब जुड़े हुए हैं, बट कितने अच्छे राइटर से भी जुड़े हुए हैं वो भी उनको पता लगेगा। तो भैया अगर 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 परमिशन हो तो आप सुनाए भैया, मतलब अगर मन हो तो, सॉरी। यार वो तो देखना पड़ेगा नोट्स में। हाँ, मैंने हाल फिलहाल में लिखा था एक, मतलब हाँ हाँ। हाँ। हाँ, वो मिल गया मुझे। तो वो ऐसा कुछ नहीं, ओके बस भैया। वो मैं कभी कभी ऐसा कोशिश करता हूँ ना कि जैसे जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं अपनी पोइट्री में उतारने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी में मैंने हम्म मॉनसून पढ़ा, तो वो हम्म मॉनसून को मैं अपनी पोइट्री में लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने सुमित भाई को ये सुनाया भी था। तो इसका ये मैं भी कुछ था भैया ऐसे। वहां पे। हाँ हाँ, बिल्कुल हमें याद है। तो ये कुछ ऐसे ज़्यादा मैं सिर्फ इसका पहला वो स्टैंजा सुनाऊंगा। तो हम्म ये मॉनसून के प्रोसेस को पोइट्री के फॉर्म में ये बता रहा है कि मॉनसून हम्म कैसा होता है। तो ये ऐसा है हम्म कि तमाम रात सर्द में हिमगिरी की कोख में मुहाजिरों की जात का भला सा एक शख्स था। वो जिस्म के मयार था, किरदार बेशुमार था, ईमान था, गुमान था, कहीं वो हिंदू कुश भी था, कहीं वो सुलेमान था। मगर वो जिंदगी कभी जो लूह बन के बह रही, जला कर अपने जिस्म को वो आप बीती कह रही। वो जिस्म के सवाल थे, मुख्तलिफ ख्याल थे, और आसमां में वो नमी अब अगर रही नहीं। एक खरीफ की फसल जो तेरी मुंतजिर रही, समंदरों से उठ के वो अरावली की ओर से हिमालयों से जा मिली। तुम ही तो वो खातून हो, खातून हो। तुम ही वो मानसून हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत वाह अच्छे वाह, भैया, बहुत बहुत। बहुत। तो भैया अब सुमित भैया, अब कृपा भैया ने जब कुछ सुना दिया है तो देखिए बैलेंस तो बनाना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि यू आर दी अदर खैर, मैं इस पार्टनर। बात में जानने को ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि सुमित भाई की क्या गलतियां कुछ रही हैं। हाँ डेफिनेटली भैया, हम लोग सेम वही प्रोसेस रखते हैं, गलतियां फिर हम्म। पोयम्स। हम्म। गलतियों की अगर बात करूँ तो यार बहुत सारी हैं, तीन में समेटना तो बहुत मुश्किल है। और कोई बात मतलब नहीं भैया, आप एक चार तो में समेट दीजिएगा। पहली गलती तो मैं ये रिकॉल कर पाता हूँ कि जब पढ़ाई करने का पहला फेज था, 11th 12th और 12th के बाद जब मैंने गैप ईयर लिया, तो उस हम्म टाइम मैंने बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं करी। या यूं कहें कि मैं मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किन रास्तों पे चला गया जिससे कि एकदम से मतलब अ, दिग्भ्रमित या पथभ्रष्ट होना जिसे कह सकते हैं। या जैसे आपकी हम्म। मम्मी पापा बोलते कि बेटा गलत लोगों की संगति में मत रहना, तो वो गलत लोग मैं ही था। अरे बाप रे। तो उस वजह से कृपा मेरा भैया एक बच के। तो अच्छे नहीं नहीं। अच्छे कॉलेज में जाने का, टायर 1 कॉलेज में जाने का सपना जो है बहुत पूरा नहीं हो पाया। ये मैं पहली गलती कह सकता हूँ। दूसरी गलती जो इसी चीज से जुड़ी हुई है वो है मेरा स्लीप साइकिल। मैं 16 घंटे भी सो जाता हूँ। तो इससे बहुत सारी चीजें अफेक्टेड होती हैं, पढ़ाई तो अफेक्टेड होती ही होती है, लेकिन हेल्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये दूसरी गलती रही है। तीसरी गलती मुझे लगता है कि मैं अपने मेंस के आंसर्स को और बेहतर बना सकता था, हम्म। थोड़ी और प्रैक्टिस करके। लेकिन वही है कि ज्यादा सोना और थोड़ा सा आलसी होने का जो नेचर है, उसकी वजह से बहुत प्रैक्टिस नहीं करी, वरना थोड़े से आंसर अच्छे और हो सकते थे। तो हम्म और बहुत ज्यादा आदमी कॉन्फिडेंट हो सकता था अपने मेंस के रिजल्ट को लेके कि नहीं इस बार तो 800 क्रॉस कर देंगे। तो ऐसा वाला हम्म कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा है। अब तो मार्कशीट आने में पता चलेगा कि कितना फोड़ा है। बट ये भी हम्म गलती करी कि थोड़ा और प्रैक्टिस किया जा सकता था। तो है तो एंडलेस गलतियां हैं, बट जैसा हम्म। कि तीन ही बताने को कहा गया है तो मैं तीन ही बताऊंगा। सॉरी भैया, मैं फिर से इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि मैं आपको भी बहुत क्लोज से देखा हूँ भैया, तो आपकी दो गलतियां देखी हैं भैया। तो अगर आप परमिशन देंगे तो भैया मैं उसको पॉइंट आउट करूँ, जो कि हम सब लोग करते हैं भैया, एवरीवन। हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल मैं भी करूंगा शायद भैया आगे चल के। बिल्कुल भैया कि बिल्कुल। ड्यूरिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन, जब आप 2023 का अटेम्प्ट दे रहे थे भैया, तो भैया आप शुरुआत में आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किए थे, बट बीच में आपको ऐसा था कि हाँ आप, क्योंकि आप बचपन से मैथ्स में और रीजनिंग में अच्छे थे, तो आप कुछ टाइम, आप 2-3 महीने
एसएससी के लिए प्रिपेयर किए थे, और आपका 3 महीने में एसएससी क्वालिफाई भी हुआ था, निकल भी गया था, ये भी मुझे याद है। तो मुझको लगता था कि अगर आप हम्म, वो टाइम ऑप्शनल को दे दिए होते तो आपका पिछली बार ही मेंस की लिस्ट में नाम आ गया होता। मुझे ऐसा लगता है भैया। ठीक है, जो एक बीत चीज गई थी। वो बात गई। हम्म। नहीं मतलब ये एक चीज थी, मतलब तो मैं भी कभी कभी भटकता हूँ तो देखता हूँ, नहीं नहीं भाई पहला अटेम्प्ट अच्छे से देते हैं, फिर उसके हम्म। बाद के हाँ, हम हाँ, अटेम्प्ट को देखते हैं वापस से कि अब हाँ, सेकंड इससे ऑप्शन ठीक है देखना ये है है कि। कि जिन जिन भाइयों का या जिन बहनों का पहला अटेम्प्ट है जो हमें सुन रहे हैं, यार अंडर हम्म कॉन्फिडेंट मत हो जाना, और पहले अटेम्प्ट में ऑप्शन बी मत ढूंढने लगना। हाँ। जी जान से पहले अटेम्प्ट में लग जाओ। हम्म। हम्म। क्या पता कि एग्जाम्पल बन जाए खुद की, पहले अटेम्प्ट में हाँ, भाई ने क्या पता निकाल कि दिया ये पहले तो। अटेम्प्ट में हो जाए। सही बात। हम्म और जब यार मेरे जैसे नाकाबिल इंसान का पहले अटेम्प्ट में इतने आगे तक जा सकता है, पहला अटेम्प्ट में बंदा, तो हम्म। यार आप हम्म। चले जाओगे। बस कॉन्फिडेंस मत लूज करना। बिल्कुल। देखिए मैं फिर से करेक्ट करूंगा कि सुमित भैया मॉडेस्ट हैं इसलिए अपने आप को बेकाबिल कह रहे हैं। हम्म। वरना भाई सेकेंड ईयर के कॉलेज के सेकेंड ईयर में कोई बेकाबिल या तो नाकाबिल जो भी वो वर्ड है, वो बच्चा तो कोई अपनी किताब तो नहीं छपवा सकता। तो भैया की एक हिंदी में बुक है, कभी टाइम मिलेगा तो हम्म। आप लोग जरूर पढ़िएगा। और हम्म। सेकंड चीज थी कि भैया भी हेल्थ को ध्यान नहीं देते हैं, मतलब तो हम्म। ये दो चीजें थी तो मैंने सोचा पॉइंट आउट करूं। सॉरी भैया। और भाई हाँ, कोटा में इनका, भाई हम लोग बातें सुनते थे अपने जमाने में कोटा में, वो गोल्डन बैच डायमंड बैच जो कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस रहा है सुमित भाई को। भैया एग्जाम में वो चीजें कन्वर्ट नहीं हो पाई, वो अलग बात है, वो अलग कहानी है, कभी और डिस्कस करेंगे। भैया लेकिन ये कहानियां, हम्म। सॉरी भैया ये कहानी भैया मैंने कई बार सुनी है भैया, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ भैया। हम्म। कि आई एम अ गुड पर्सन टू टेल ऑल दिस स्टोरीज। तो भैया हम्म। अपने कोटा के जो स्टार बैच होता था ना, जिसमें 5-6 बच्चे पढ़ते थे और जिसमें टॉप 100 रैंक आती थी आईआईटी जेई में, तो भैया वहां के भी एक बहुत ही मेधावी छात्र थे, वहां के भी बहुत हम्म। ब्राइट स्टूडेंट थे। बट भैया को बीच में ऐसा रियलाइज होता है कि भाई पढ़ाई लिखाई सब मोह माया है, हम चलते हैं अपने अपने हिसाब से। तो और सोने वाली प्रॉब्लम भैया, तो भैया को तभी भी थी, तो भैया लोगों को पढ़ाने लगे, मतलब सोते थे उठते थे फिर पढ़ाते थे मस्त बच्चों को। और उनके पढ़ाए हुए बच्चे अभी अभी भैया की एक लोग से बातचीत भी है, उसने एम्स क्रैक कर लिया। बताइए भैया आप कुछ इसके बारे में। अरे ठीक है यार, ये सब बातें इस वीडियो का मुद्दा नहीं बनाते हैं, पुरानी बातें हैं वो। नहीं नहीं अभी सुमित अभी भाई, आप हम मान अभी लिए भी आप हम्बल हैं, लेकिन बताइए अब इस पर प्रकाश डालिए। रिसेंट के मेंस के एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि बहुत काबिल लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाए जरूरी नहीं है। तो इसी वजह से मेरा आईआईटी क्लियर नहीं हुआ था। हम्म। तो मैं बहुत ज्यादा कोई बात काबिल हो गया था उस टाइम। हम्म। कोई बात नहीं भैया। भैया मगर अब आते हैं पोइट्री वाले पार्ट पे, क्योंकि देखिए बैलेंस बनाना इज वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और ये हमारे यूनिवर्स का नियम है। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि आप नई नई पोइट्री ढूंढ लीजिए तब तक, कि हम्म। ब्रेक ना देना चलिए, पड़े। नहीं बहुत ज्यादा पोएट्री तो नहीं, लेकिन एक दो चार लाइनें सुना देता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल भैया। प्रोत्साहित करने के, मोटिवेशन देने के भी काम आ जाएगा बच्चों को जो लोग सुन रहे हैं। हम्म। हम्म। कफस का मतलब होता है पिंजड़ा, कीज। तो हम्म। हम्म। कफस में कैद परिंदे का हौसला देखें, हम्म। कफस में कैद परिंदे का हौसला देखें, इससे बेहतर भला कोई क्या देखे। वाह। नन्हे परों से सलाखें तोड़ने की कोशिश, टू ऑल द फर्स्ट अटेम्प्टर्स, नन्हे परों से सलाखें तोड़ने की कोशिश, फिर थक जाए और आसमां देखे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिखता नहीं, चलो मिला के रंग हम हवा देखें। क्यों वाह। पूछते हैं कौन है काबिल यहाँ, क्यों पूछते हैं कौन है काबिल यहाँ, घर जाकर आप आईना देखें, और खराब दौर जिंदगी का, और ये गजल, जनाब आप मेरा हौसला देखें, और छोड़कर इंजीनियरिंग शेर कहता है, छोड़कर इंजीनियरिंग शायरी करता है, जनाब सुमित का आप फैसला देखें। क्या बात है, क्या बात है। ये जो वेरी लास्ट में जो ब्यूटीफुल, वेरी आपने गुड। जो कर्व लिया है ना, जो यू टर्न लिया है ना, ये काबिल तारीफ। भैया बेहतरीन। इसके लिए भैया एक साइंटिफिक नेम भी है भैया, अगर आपको ना पता हो तो। हाँ बताइए। नहीं पता। इसको कहते हैं कृपानाथ इफेक्ट। अच्छा। सही बात है। एक एक नेल कटर है यादों का, मेरे नाखून बढ़ते जाते हैं। हाँ, उसको उसको कभी और डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये बिल्कुल पढ़ाई भैया। लिखाई की बात है, वरना यार जनता समझेगी कि हम लोग यार क्या बातें कर रहे हैं। तो काफी अच्छा सेशन रहा। और भी कुछ है सवाल तुम्हारे? भैया एक क्वेश्चन और है। हम्म। 1 मिनट भैया। खैर उससे पहले, क्वेश्चंस पे आने से पहले हम लोग ये बता दें कि अभी तो ये बहुत ही कुछ दिन का ब्रेक हम लोग को चाहिए था मेंस रिजल्ट्स के बाद। तो उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि अब हम लोग वीडियोस के
के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेगुलर रहेंगे। और अभी हमारा आने वाला वीडियोस, अभी तो हम लोग जो 2024 का एनालिसिस कर रहे हैं वो भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक स्ट्रेटजी वीडियो आएगी हम लोगों की 2025 एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू 2025 प्रीलिम्स। और हम लोग एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे कि हम लोग कैसे कैसे वीडियोस अपलोड करेंगे, कैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। और इसके अलावा सी सैट के लिए हम लोगों ने एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स का प्लान किया हुआ है, तो वो भी हम लोग लॉन्च करने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पे। तो वहाँ आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कोशिश करेंगे यार कि आप लोग को ये भरोसा दिला पाएँ कि बहुत आराम से क्लियर हो सकता है। और आप लोग अगर साथ जुड़ेंगे तो बिल्कुल जुड़ोगे तो जीतोगे, जो पहले वीडियो में मैंने बात कही थी। तो और यही है। योगी जी। भटकोगे तो लटकोगे। हाँ, भटकोगे तो लटकोगे भाई। हाँ, ये यही लोगों को लगता है ना कि ये हम लोगों ने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन वो वीडियो में हम लोग नहीं नहीं। कितने इतने स्पॉन्टेनियसली हम लोगों ने ये सब चीज़ें बोली कि वही शायद लोगों को पसंद आया थोड़ा। मतलब हाँ। सीन ऐसा था कि भैया को मैंने कॉल किया कि भैया मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो हम्म। भैया मेरे कुछ क्वेश्चंस है, आप आंसर कर दीजिए। तो भैया ने बोला कि यार हमने अभी एक नया यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं, कुछ लोग सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सबके क्वेश्चंस भी आंसर हो जाएंगे। एंड लाइक तुमको भी थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा। मुझको थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज्यादा फियर है, मैं कभी ऐसे लोगों के सामने नहीं बोल पाया हूँ, और आज भी मैं बहुत ही नर्वस हूँ। तो भैया ने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत थैंकफुल। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो मेरे थे, अभी तो सारे आंसर हो गए। अब मैं भी अच्छे से प्रिपरेशन में लगता हूँ। हम्म। थैंक यू भैया। थैंक यू। और तो सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कनेक्टेड रहिए यार, क्योंकि अगला वीडियो जो है 2025 के फोकस स्ट्रेटजी पे आएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को, एक एक सब्जेक्ट को कैसे डील करना है वो बताएंगे। हर सब्जेक्ट में हम आपकी क्या मदद करने वाले हैं वो भी बताएंगे। हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, जो थोड़े टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट माने जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस भी लाएंगे, उनको हम यूट्यूब वीडियोज में एक्सप्लेन करेंगे। और फिर सीसैट का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आएगा। और ये सारी सारी चीजें 2-3 दिन से में स्टार्ट हो जाएंगी और आपके लिए 2025 तक रेगुलर रहेंगी। हम्म। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहीं मिलेंगे। और फिर आगे की सारी स्ट्रेटेजीज जो भी हम वो देंगे, टाइमलाइन देंगे या फिर शेड्यूल बना के आपको देंगे कि किस शेड्यूल में क्या पढ़ना है, हम कब कब क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो वो सब आपको वहीं पे मिलेगा। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते भैया हैं, थोड़ा ठीक है। लंबा हो गया है। भैया भैया एक एक डाउट है भैया, सॉरी भैया। हम्म। हाँ हाँ। मेरा डाउट ये है भैया, आप लोग पढ़ाएंगे या फिर आप लोग जहाँ से आपने पढ़ाई करी है उसके आप लिंक्स या हमें सोर्सेज बता देंगे कि आप यहाँ से पढ़ लो, फिर आपको हेल्प लेनी है तो हम लोग जो हेल्प लगे ही कर देंगे, ऐसा, या आप लोग पढ़ाने वाले हैं भैया? हम लोग ये भी करेंगे कि आपको हर सब्जेक्ट के बेस्ट सोर्सेज जो हमने फॉलो हम्म। करें, या फिर हम्म। प्रिपरेशन के दौरान जो हमें लगा कि ये सबसे बेस्ट सोर्सेज हैं, इससे इससे ऑप्टिमम सोर्स नहीं है इस समय मार्केट में, वो सजेस्ट करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो मार्केट में एकदम नहीं है, हम्म। उन चीजों को हम पढ़ाएंगे भी। और साथ में प्रिपरेशन साथ में करेंगे, क्योंकि 25 का अटेम्प्ट मुझे भी देना है, कृपा भाई को भी देना है, हम्म। क्योंकि रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है। तो हम्म। प्रिपरेशन साथ में करेंगे। तो और जूम पे भी कुछ चीजें होंगी जो टेलीग्राम पे नोटिफाई की जाएंगी टाइम टाइम पे। तो डिटेल स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी 25 वाली वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये अगली वीडियो में आ जाएगी। तब तक पेशेंटली आप लोग जुड़े रहें। हम्म। ठीक है, फिर इसी के साथ उत्कर्ष, थैंक यू। तुम्हारा आज डेब्यू भी हो गया, और तुम्हारा डेब्यू में तुमने अव्वल रैंक के साथ तुमने उत्तीर्ण किया है, तो इसके लिए तुमको शुभकामनाएं। तो, बहुत बहुत थैंक यू भैया, हम्म। बहुत एनजाइटी मेरी कम हो गई आज। ठीक है फिर फीलिंग चलिए गुड। सुमित चलिए, भाई, कोई धन्यवाद। चलते हैं फिर। ओके। ठीक है। ओके ठीक ओके। है, गुड नाइट भैया। गुड नाइट।